आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज पिछले 10 दिनों से मैं शहर की इस दवा की दुकान में काम कर रहा हूँ, मगर इन 10 दिनों में मुझे घर के लिए निकलने में इतनी देर कभी नहीं हुई। आज देर इसलिए हो गई क्योंकि बाहर काफ़ी तेज बारिश हो रही है। दुकान में मैं अकेला ही स्टाफ बचा था क्योंकि बदकिस्मती से आज के दिन ही मैं छाता लाना भूल गया। मैं अपनी फूटी किस्मत को कोसते हुए बारिश के रुकने का इंतज़ार करने लगा, क्योंकि ये करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मगर बारिश किसी भी हाल में रुकने को तैयार ही नहीं थी। बारिश का कहना साफ था कि आज मैं किसी भी कीमत पर नहीं रुकने वाली। रात हर पल गहराती जा रही थी। दीवार घड़ी बता रही थी रात के 11:15 बज चुके हैं। मुझसे और बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने सोचा आज एक दिन अगर थोड़ा भीग भी गया तो कौन सा पिघल जाऊंगा, जिस वजह से मैं दुकान बंद करने लगा। दुकान बंद करके मैं जब शेड के नीचे खड़ा हुआ तो एक बार चारों तरफ का जायजा लेने लगा कि अगर कोई ऑटो रिक्शा यहीं से मिल गई तो ऑटो स्टैंड तक भीग कर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मगर उस रात मेरी किस्मत शायद कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी। रास्ते पर ना तो कोई ऑटो रिक्शा नज़र आ रही थी और ना ही कोई दूसरी गाड़ी जिससे लिफ्ट लेकर मैं ऑटो स्टैंड तक चला जाऊं। खैर, अब भीगने के अलावा कोई और चारा नहीं था, जिस वजह से मैं भीगते हुए ऑटो स्टैंड की तरफ आगे बढ़ने लगा। हालांकि मौसम गर्मी का था, मगर फिर भी बर्फ की तरह बारिश की बूंदें बदन में चुभसी रही थी। कुछ भी सामने की तरफ साफ तौर पर नजर नहीं आ रहा था। आखिर बारिश थी ही इतनी तेज कि सामने नजर उठाकर देख पाना मुमकिन ही नहीं था। मगर मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि रास्ते पर मेरे अलावा और कोई भी नहीं था। कुछ देर चलने के बाद मैं ऑटो स्टैंड पर पहुँचा तो वहाँ का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ सिर्फ एक ही ऑटो रिक्शा खड़ी थी। मैं भागकर उस रिक्शा के पास गया और रिक्शा की सीट पर बैठते हुए बोला, मेहंदीपुर चलो भाई। इस पर रिक्शा वाला बोला, मेहंदीपुर? वो तो काफ़ी दूर है साहब, डबल भाड़ा लगेगा। दोगुना भाड़े की बात सुनकर एक पल के लिए तो मेरा पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया था, पर फिर मुझे याद आया कि इस रिक्शा के अलावा यहाँ और कोई रिक्शा नहीं है। अगर मैंने इसे ना बोल दिया तो दिक्कत हो जाएगी। लिहाजा मैंने उस रिक्शा वाले को मन मारते हुए हाँ बोल दिया। मेरे से हाँ में जवाब सुनते ही उसने रिक्शा को चालू किया और हमारी रिक्शा चल पड़ी मेहंदीपुर की ओर। रास्ता सन्नाटे में डूबा हुआ था। ना तो कोई गाड़ी थी और ना ही कोई आदमी, जो कि इस बारिश में लाजमी ही था। मेरी तरह कौन बदकिस्मत होगा जो इस मौसम में बाहर निकलेगा। रात हर पल गहराती जा रही थी। जहां कुछ देर पहले तक 11:15 बज रहे थे, वहीं अब वक्त हो रहा था रात के 12:30 बजे का, और अभी भी मेहंदीपुर काफ़ी दूर था। लग नहीं रहा था कि रात 2 बजे से पहले मैं घर पहुंच भी पाऊंगा। अभी मैं यही सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक ऑटो का बैलेंस बिगड़ने लगा और ऑटो रास्ते पर कांपने लगी। ऑटो वाले ने किसी तरह से ऑटो को रास्ते के एक किनारे पर लगाया। चूंकि उसने पहले से ही रेनकोट डाला हुआ था, इसलिए वो तुरंत ऑटो से नीचे उतरा और पीछे की तरफ चला गया। मुझे कहीं ना कहीं अंदाजा हो गया था कि क्या हुआ होगा, मगर मैं भगवान से यही मना रहा था
कि मैं जो सोच रहा हूँ वो गलत साबित हो जाए। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, उस रात मेरी किस्मत मर चुकी थी, तो ये तो होना ही था। ऑटो वाला चलते हुए मेरी तरफ आया और बोला, साहब रिक्शा पंचर हो गई है, थोड़ा समय लगेगा और आपको नीचे उतरना पड़ेगा। मैं और भी ज्यादा परेशानी में पड़ गया कि अब मैं इस बारिश में रिक्शा से उतरकर कहाँ जाऊंगा। लेकिन तभी मेरी नज़र ठीक रिक्शा के बाहर सड़क से थोड़ी दूरी पर बने एक बड़े से घर पर गई। मैंने सोचा जब तक रिक्शा ठीक नहीं हो जाती तब तक उसी घर के बाहर खड़ा रहता हूँ, बारिश के पानी से बच भी जाऊंगा। यही सोचकर मैंने उस रिक्शा वाले से कहा, अच्छा ठीक है, मैं उस सामने वाले घर में जाता हूँ, हो जाए तो मुझे आवाज़ लगा देना। मेरे इतना कहते ही रिक्शा वाले ने कहा, दिमाग ठिकाने पर तो है आपका, आप नहीं जानते हैं वो घर भूतिया है। ऑटो वाले की बात पर मैंने कहा, हाँ ठीक है, इसलिए तो जा रहा हूँ, भूत से मिल भी लूंगा। इतना कहकर मैं ऑटो से उतरकर दौड़ता हुआ सीधे उस घर के दरवाजे पर जाकर रुका। दरवाजे के ऊपर एक शेड थी जिसके नीचे मैं पानी से बच रहा था। वो घर काफी बड़ा था और काफी पुराना भी लग रहा था, मानो इस घर में कई सालों से कोई रहता ही ना हो। चारों तरफ मकड़ी के जाले ही जाले फैले हुए थे। खड़े खड़े मेरे पैर दुखने लगे, इसलिए मैं उस घर के दरवाजे पर लदने गया। जैसे ही मैं उस घर के दरवाजे पर लदा कि वो सड़ा हुआ दरवाज़ा एकदम से टूटकर ज़मीन पर धराशायी हो गया और दरवाजे के साथ ही साथ मैं भी। मुझे बहुत ज़ोर की चोट लगी, मगर किसी तरह से मैंने खुद को संभालते हुए उठा लिया। अब तक मैं उस घर के भीतर खड़ा था। घर के अंदर चारों तरफ पूरा अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था, लिहाजा मैंने अपने फ़ोन की लाइट जलाई और घर को चारों तरफ से देखने लगा। घर के अंदर धूल की एक मोटी परत चादर की तरह बिछी हुई थी। खैर, मैं उस घर को देखने के इरादे से थोड़ा और अंदर जाने लगा। अभी मैं उस घर के अंदर जा ही रहा था कि तभी मेरे कानों में पीछे की तरफ से एक आवाज़ आई, कौन हो तुम? मुझे बांधना मत। उस आवाज़ को सुनकर मैं तुरंत पीछे पलटा तो पाया कि एक बूढ़ा सा आदमी ठीक मेरे पीछे ही खड़ा है। मगर ये कैसे हो सकता है? थोड़ी देर पहले तक तो यहाँ पर कोई नहीं था, तो फिर ये बूढ़ा आदमी आया कहाँ से? मुझे समझ में नहीं आ रहा था। जिस पर मैंने कहा, जी वो बारिश हो रही थी तो इसलिए मैं यहाँ आ गया। इस पर वो बुजुर्ग आदमी बोला, पर तुमने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। अभी मैं उसके ऐसा बोलने का कारण पूछने ही वाला था कि तभी उस बुजुर्ग आदमी ने एकदम से मेरा गला पकड़ लिया, जिसके साथ ही साथ उसकी आंखें कोयले की तरह लाल चमकने लगी। उसने मेरा गला इतनी जोर से पकड़ा था कि मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला धुंधला सा होने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। इतने में घर के बाहर से ऑटो वाले की आवाज़ आई, साहब हो गया, आ जाओ। ऑटो वाले ने जैसे ही आवाज़ लगाया कि वो आदमी अचानक से हवा में धुआं हो गया, जिसके बाद मैं भागकर ऑटो वाले के पास आया और उसे सारी बात बता दी। सारी बात सुनकर उस ऑटो वाले ने बताया, दरअसल बहुत पहले उस घर में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में एक बुजुर्ग आदमी थोड़ा पागल था, इसलिए उसे इस घर में जंजीरों से बांधकर रखा जाता था। कभी उसे खाना दिया जाता था तो कभी नहीं। ऐसे में दिन पर दिन उसकी हालत और बिगड़ती चली गई और एक दिन वही हुआ जो होना ही था।
उस आदमी की मौत हो गई, जिसके बाद से उस घर में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी, जिसके चलते लोगों को ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा। कहते हैं कि आज भी उसी की आत्मा इस घर में भटकती रहती है। ये सब सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। ऑफिस से निकलकर रोज की तरह हम 3 दोस्त मदन काका के चाय की दुकान पर बैठकर चाय के मजे ले रहे थे कि तभी मैंने अपने दोस्तों से कहा, यार इतनी ठंड में चाय पीने का कितना मजा आता है ना। इस पर मेरे दोस्त करण ने कहा, हाँ यार मजा तो आता है, मगर कल से 7 दिनों के लिए ऑफिस बंद रहेगा, तो हम ना मिल पाएंगे और ना ही मदन काका के चाय की दुकान पर चाय पी पाएंगे। अभी करण की बात खत्म हुई ही थी कि तभी मेरे और एक दोस्त अरुण ने कहा, यार जब हमको 7 दिनों की छुट्टी मिली ही है तो क्यों ना हम कहीं से घूम कर आते हैं। अरुण की ये बात हमें काफ़ी अच्छी लगी, मगर हम सोच में पड़ गए कि आखिर जाएं तो जाएं कहाँ। कि तभी करण ने कहा, यार हम 7 दिनों के लिए मेरे नानी के घर चलते हैं, बड़ा मजा आएगा। हमने पहले से करण के मुंह से उसके नानी घर की काफ़ी सारी तारीफें सुन रखी थी, जिस कारण वहां जाने के लिए हम भी मान गए। जिसके बाद हमने तय किया कि हम कल शाम को अपनी कार लेकर वहां जाने के लिए घर से निकलेंगे। साथ ही साथ मैंने अपने दोस्तों से कहा, तुम दोनों कल शाम 5 बजे हाईवे वाली मोड़ पर खड़े रहना और मैं कार लेकर सीधे वहीं पहुंच जाऊंगा। सारी बात तय हो जाने के बाद हम तीनों अपने अपने घर चले आए। जिसके बाद सारी तैयारी करके अगले दिन ठीक 5 बजे मैं कार लेकर अपने घर से निकला और 5:10 में अपने दोस्तों के पास पहुंच गया। जिसके बाद हम करण के नानी के घर जाने वाले रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। हालांकि मौसम ठंड का था, जिस कारण हम अपने कार की सारी खिड़कियां बंद करके अपनी सीट पर दुबक कर बैठे हुए थे। हमारे यहाँ से करण का नानी घर करीब 6 घंटे का सफ़र था, तो हम रात के 11 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे। कुछ देर कार चलाने के बाद अंधेरे ने अपना डेरा जमाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते आसमान पर सूरज की तेज किरणों की जगह चांद की मध्यम रोशनी ने ले ली। अब ठंड और अंधेरे का असर हमें साफ साफ हाईवे पर दिखाई देने लगा था, क्योंकि अब हाईवे पर गाड़ियों का काफिला काफ़ी कम हो चुका था। कोहरा तो इस कदर पूरे रास्ते पर फैला हुआ था कि हमारी हेडलाइट की रोशनी में सारा कुछ धुंधला धुंधला सा दिख रहा था। तभी मैंने जब गाड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 8 बजे का, यानी कि अब तक हमने आधा सफ़र ही तय किया था, मगर बाकी का आधा सफ़र हमारे लिए इतना खौफनाक होगा ये हमें कहाँ पता था। कुछ आगे जाने के बाद मैंने कार को रास्ते के किनारे रोका, जिसके बाद हम तीनों घर से लाए रात के खाने को मिल बांट कर खाने लगे। खाना पीना हो जाने के बाद हम वापस से हाईवे पर आगे बढ़ने लगे। अब रात काफ़ी हो गई थी, जिस कारण पूरा हाईवे सुनसान हो गया था। बीच बीच में हमें उस हाईवे पर इक्का दुक्का ही गाड़ियां दिखाई पड़ रही थी। अभी मैं कार चला ही रहा था कि तभी पीछे बैठे करण ने कहा, आगे से बाएं वाला रास्ता ले लेना, वही रास्ता मेरे नानी के घर जाता है। करण की ये बात मुझे काफ़ी हैरान करने वाली लगी, क्योंकि यहाँ पहुँचने से पहले वो बार बार बोल रहा था कि आगे से दाएं वाला रास्ता मेरी नानी के घर जाता है, मगर यहाँ आकर वो बोल रहा है कि बाएं वाला रास्ता उसके नानी के घर जाता है। जिस पर मैंने करण से कहा, अरे करण,
तू तो पहले बोल रहा था कि दाएं वाला रास्ता है तेरे नानी के घर जाता है, और अब तू बाएं जाने के लिए बोल रहा है। इस पर करण ने कहा, बाएं वाला रास्ता ही जाता है, तू कार उधर ले। खैर मुझे तो रास्ता पता नहीं था, मगर करण वो बार बार अपनी नानी के घर आना जाना करता है तो उसे तो पता ही होगा। ये सोचकर मैंने कार को बाईं ओर मोड़ लिया। तो कार को बाईं ओर मोड़ते ही हमारे आगे एक कच्चा रास्ता था और उस रास्ते पर पहले वाले रास्ते से भी ज़्यादा अंधेरा था। रास्ते के दोनों तरफ लंबे लंबे पेड़ और घने जंगल होने के कारण बार बार हमें जंगली जानवरों की आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी। रास्ता काफ़ी पतला होने के कारण मुझे कार चलाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिस कारण मैंने करण से कहा, अरे करण, और कितना वक्त लगेगा? इस पर करण ने जवाब दिया, बस अब और एक आधा घंटा ही लगेगा। वो रास्ता पूरी तरह से खाली होने के कारण कोहरे ने पूरी तरह से उस रास्ते पर अपना डेरा जमा लिया था। दूर दूर तक उस रास्ते पर हमारे अलावा हमें और कोई भी नहीं दिख रहा था। अभी हमारी कार कोहरे को चीरती हुई आगे बढ़ ही रही थी कि तभी चल रही हमारी कार एकदम से बंद पड़ गई। कार के अचानक बंद हो जाने से मैं एकदम से चौंक गया और बार बार कार स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, मगर कार स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी कि तभी मेरी नज़र कार के फ्यूल मीटर पर गई तो मैंने देखा कि कार का सारा डीजल खत्म हो गया है। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने देखा था कि कार में काफ़ी डीजल था, तो अचानक सारा डीजल ऐसे ख़त्म कैसे हो सकता है? ये सारी बात मैंने अपनी बगल के सीट पर बैठे अरुण को बताई और हम दोनों कार से बाहर निकले। तो बाहर निकलते ही हमें डीजल की गंध आने लगी। फिर जब हमने कार के पीछे ज़मीन पर देखा तो ज़मीन पर काफ़ी सारा डीजल गिरा हुआ था। उस नज़ारे को देखकर हम समझ गए कि हमारे कार की डीजल टंकी फट चुकी है। मगर मैंने साथ ही साथ एक और बात पर गौर किया कि हमारे कार खराब हो जाने का करण पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। लेकिन अचानक करण को हुआ तो हुआ क्या, कार चलते वक्त मैं बार बार उसे RVM यानी कि रियर व्यू मिरर पर देखे जा रहा था, तो वो कुछ अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा था। हमारी कार की ऐसी हालत थी कि वो बिना टंकी चेंज किए ठीक नहीं हो सकती थी। मगर हमें इस रास्ते पर दूर दूर तक हमारे अलावा और कोई भी नहीं दिख रहा था, तो हम मदद मांगे तो मांगे किससे? जिस पर मैंने चलकर करण के पास जाते हुए कहा, यार करण, कार की टंकी फट चुकी है, तो यहाँ कहीं रुकने की जगह है क्या? इस पर करण ने कहा, हाँ एक जगह है, रात गुजारने का, जो पास ही में है थोड़ा। जिसके बाद हमने तय किया कि आज रात हम उसी जगह पर गुजार लेंगे और सुबह होते ही किसी से मदद मांग लेंगे। लिहाजा हमने कार को वहीं पर अच्छी तरह से लॉक किया और करण के साथ उस जगह की तरफ चलते बने। करण हमें जंगल के अंदर ले जा रहा था, तो ये बात मेरे जहन में खटकी कि आखिर जंगल के अंदर रात रुकने की कौन सी जगह होगी। एक तो कड़कड़ा देने वाली ठंड, ऊपर से जंगल में छाया घना कोहरा एक ऐसे डर का माहौल बना रहा था कि जिसे मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। खैर करण हमारा काफ़ी पुराना दोस्त था, तो हम उस पर भरोसा करके उसके पीछे पीछे चले जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद करण अचानक रुक गया, तो मैंने उससे कहा, क्या बात है, तो अचानक रुक क्यों गया? तो मेरे इस बात का करण ने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर मैंने दोबारा करण से कहा, क्या हुआ, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? मेरे दोबारा बोलते ही करण एकदम से पीछे हमारी ओर पलटा, तो करण के पलटते ही हम एकदम से चौंक गए और इतनी ठंड में भी हमारा चेहरा
पूरी तरह से पसीने में लथपथ हो गया, क्योंकि करण के पलटते ही जब हमने उसका चेहरा देखा तो उसका चेहरा पूरी तरह से कुचला हुआ था और उसके पूरे शरीर से खून टपक रहा था। ये दृश्य देखकर हम समझ गए कि ये हमारा दोस्त करण नहीं है। इससे पहले कि हम कुछ कर पाते तभी उस भूत ने एकदम से हमारा गला पकड़ लिया। उसके गला पकड़ते ही हमारी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आने लगा। अभी हम मरने ही वाले थे कि तभी वहाँ एक साधु महाराज आ गए। उन्होंने अपने थैले में से भभूत निकालकर उस भूत पर छिड़का, जिससे वो भूत एकदम से गायब हो गया। जिसके बाद हमने उन साधु महाराज को करण के बारे में पूरी बात बताई तो उन्होंने कहा, रास्ते पर खाना खाने के लिए तुमने जहाँ कार रोकी थी तो वहीं बगल में एक पेड़ पर यह भूत रहता था, और तुम जब खाना खा रहे थे तो उसने करण को अपने वश में कर लिया और करण का रूप लेकर तुम्हारे साथ चलाया, और असली वाला करण वहीं पर बेहोश पड़ा है। साथ ही साथ बाबा ने ये भी बताया, तुम लोगों की कार खराब नहीं हुई थी, ये सब एक छलावा है। तुम कार लेकर जल्दी से करण के पास चले जाओ। बाबा की बात सुनकर हम एकदम से भागकर कार के पास आए तो सच में हमारी कार ठीक थी। जिसके बाद हम उसी जगह पर गए जहां हमने खाने के लिए कार रोकी थी। तो हाँ, वहां करण बेहोश था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।